हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग 11th क्लास की फिजिक्स में जो चैप्टर चल रहा है गति के नियम यानी लॉ ऑफ मोशन, उसका आज हम लोग लेक्चर नंबर तीसरा पढ़ने जा रहे हैं। और आज का टॉपिक है न्यूटन के गति विषय के नियम क्या है, और इसका मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इंग्लिश में कहा जाता है। तो न्यूटन ने गति के संबंध में निम्नलिखित 3 नियम प्रस्तुत किए हैं। 3 नियम कौन से हैं वो हम लोग पढ़ेंगे आज। और जो पहला जो नियम है वो जड़त्व का नियम कहते हैं। और जड़त्व का नियम पढ़ने के लिए ये हम पहला वाला वीडियो इसका देखें कि जड़त्व क्या होता है, उसको हमने डिटेल में बताया है। जड़त्व मतलब इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब होता है कि इनर्शिया किसी वस्तु का वह गुण है जो उस वस्तु की अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। यानी कोई वस्तु जिस पोजीशन में है, यानी गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी, यदि विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी। ये जड़त्व कहता है, ठीक है ना। लेकिन अगर उसकी अवस्था परिवर्तन करना है तो बिना बाह्य बल लगाए उसकी अवस्था परिवर्तन संभव नहीं है। इस बात को न्यूटन ने अपने प्रथम नियम में शामिल किया है। तो प्रथम नियम ये कहता है कि यदि कोई वस्तु, प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, और यदि एक समान वेग से सरल रेखा में गति कर रही है तो उसी प्रकार से गति करती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इस नियम को, इसलिए इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है। ये तो पहला नियम है, आप लोग 9th क्लास में इस नियम को पढ़ चुके होंगे। और जो दूसरा जो नियम है, दूसरा नियम ये कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगाया गया बल, अगर किसी वस्तु पर बल लगाया जाए तो उस वस्तु जो बल का जो मान है वो डिपेंड किस पर करेगा, उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये इसका दूसरा नियम है, इसको लोग बल का नियम भी कहते हैं, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। दूसरे नियम में ही पहला नियम और तीसरा नियम निहित है। इसका एग्जाम पूछा जाता है कि दूसरे नियम की सहायता से प्रथम नियम की व्याख्या कीजिए या दूसरे नियम की सहायता से तीसरे नियम की व्याख्या कीजिए। तो ये बात भी हम लोग बारी बारी से आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग नियम के बारे में केवल जान लेते हैं। तो जो दूसरा नियम है इसको हम लोग कौन सा नियम कहेंगे, बल का नियम, ठीक है ना। इस नियम को आप लिख सकते हैं, इस नियम को बल का नियम कहते हैं। अब ये नियम क्या कहता है, किसी वस्तु पर बल लगाया जाए तो बल का मान किस पर निर्भर करेगा, उस वस्तु के द्रव्यमान और उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। समझ में आ रहा है। तो ये बात न्यूटन ने अपनी बात समझ लिया, किसी वस्तु पर बल लगाया जाएगा तो त्वरण जरूर उत्पन्न होगा, ठीक है ना। या त्वरण अगर किसी वस्तु पर उत्पन्न हो गया जिसका मतलब है उस पर बल जरूर लगा होगा। ये बात न्यूटन के दूसरे नियम से पता चलती है। इसको नोट कर लीजिए। फिर इसको और इसकी दूसरा एक रूप और है दूसरे नियम का, उसको वहां तक भी हम लोग पहुंचेंगे। इसको नोट कर लें, उसके बाद फिर आगे और बढ़ते हैं। नोट कर लिया। फिर एक बार बता देते हैं, जो प्रथम जो नियम हमारा क्या बताता है, कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी। यानी अगर कोई वस्तु अगर कहीं रखी है ऐसे, तो वो तब तक रखी रहेगी जब तक उस पर बाहर से बाह्य बल न लगाया जाए, ठीक है ना। या कोई वस्तु चल रही है, ठीक है ना, तो तब तक वो चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगा करके उसको रोका ना जाए। अपने आप कोई वस्तु नहीं रुकती, ठीक है ना। साइकिल अगर चलाना, पैदल चलाना बंद कर दें तो अपने आप नहीं रुक जाते, उस पर एक घर्षण बल कार्य करता है, इस कारण से रुक जाती है। तो इसका मतलब कोई वस्तु की अवस्था परिवर्तन तभी पॉसिबल है जब उस पर कोई बाहर से बाह्य बल लगाया जाए, ठीक है ना। इस नियम को हम लोग कहते हैं जड़त्व का नियम कहा जाता है। और दूसरा नियम जो बल का नियम है उसको बल का नियम कहते हैं। और ये कहता है किसी वस्तु पर अगर बल लगाए तो उस बल का मान उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी किसी वस्तु पर बल लगाया जाएगा तो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा। या उसको उल्टी भाषा अगर कहे कि किसी वस्तु पर त्वरण अगर उत्पन्न हुआ है तो ये तभी संभव है त्वरण जब उस पर कोई बाह्य बल लग रहा हो। बिना बल के त्वरण उत्पन्न नहीं हो सकता है।
ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखते हुए हम इस नियम को समझेंगे। तो उसको मैथमेटिकल फॉर्म क्या लिख सकते हैं, एफ का मतलब बल समानुपाती है द्रव्यमान यानी एम एक त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है ना। समानुपाती का है या अनुक्रमानुपाती का है, एक ही बात है, तो इसको नोट कर लें। और इसके आगे फिर हम लोग चलेंगे जो इसका दूसरे नियम का एक और रूप है जो भी इंपॉर्टेंट है। तो चाहे वो नियम वो भाषा लिखिए और चाहे ये वाला भाषा लिखिए, दोनों एक ही बात को प्रदर्शित करते हैं, बस लिखने का तरीका अलग अलग है, फार्मूला भी अलग हो जाएगा। तो ये जैसे हम लोग जो प्रथम दो तीन नियम की बात करें, हम लोग करेंगे एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एम इंटू ए के। जब इस चिन्ह को जब हटाते हैं तब यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाया जाएगा एम इंटू ए, और ये के जो लगाया गया कांस्टेंट, जहां के क्या है, जहां के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। अब इसको सुविधा के लिए समझ लीजिए, इसको सुविधा के लिए या सरलीकरण करने के लिए के का मान ये 1 लिया जाता है। 1 तभी ले सकते हैं प्रयोग से, के बराबर 1, और 1 तभी ले सकते हैं जब तभी संभव है, आप ले सकते हैं प्रयोग से के बराबर 1 तभी संभव है जब F का जो मान है वो 1 न्यूटन हो, बल का मान न्यूटन होता है, M का मान जो है 1 किलोग्राम हो, और A का जो मान है वो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तब K की वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है ना। ओके, ये आप समझ लीजिए कि इसको सरल करने के लिए फार्मूले को ये मान लिया जाता है कि जब F का मान 1 न्यूटन होगा, M का मान 1 किलोग्राम होगा, A का मान 1 मीटर पर सेकंड होगा, तो K का मान 1 हो जाता है। ठीक है ना। तो 1 ही वैल्यू इसकी होती है। तो F इज इक्वल टू, हम जो इसमें फार्मूला देते हैं कि एक वैल्यू में लगा दें M इंटू A। ये फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण है F इंटू A का। ठीक है ना। अब जरा इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये फार्मूला तो हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखा है पिछले क्लासों में, F बराबर M A। ठीक है ना। ये बल का एकदम मेन फार्मूला है। अब जरा इससे आगे चलते हैं हम लोग। अब ये हम लोग त्वरण के बारे में पढ़ाएंगे। त्वरण बराबर क्या होता है, क्योंकि A इक्वल टू होता है dv अपॉन dt, यानी वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। हम लगाते हैं, ये जरा वैल्यू यहाँ पर लगाएंगे तो इसलिए F इक्वल टू कितना हो जाएगा, m dv अपॉन dt, ये लिख सकते हैं। या इसको लिखा जा सकता है F इक्वल टू, जरा m को अंदर इसके साथ लिख दीजिए, m इंटू वी ऐसे अपॉन dt, और m इंटू वी ये क्या होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं संवेग के बारे में। ठीक है ना, मोमेंटम। तो ये जानते हैं कि m इंटू यानी द्रव्यमान गुणित वेग। ये d शब्द ऐसे नहीं d से d काट दो, ऐसा नहीं हो, ये केवल परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। ये वेग परिवर्तन है और ये है समय अंतराल। ठीक है ना। तो d से d कटेगा नहीं, ये dv अपॉन dt ये फॉर्मूला है वेग परिवर्तन का। तो इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल टू mv क्या हो जाएगा, संवेग, और dp, p क्या हो, संवेग का सिंबल है m इंटू v, और अपॉन dt लिख सकते हैं, क्योंकि p बराबर होता है m इंटू v। p क्या है, संवेग। संवेग का मतलब द्रव्यमान गुणित वेग, किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसका पिछले वाला वीडियो उसको डिटेल में बताया संवेग के बारे में। तो ये जो फार्मूला बना हुआ है, ये फार्मूला क्या बताता है, तो ये फार्मूला दूसरा आ गया। यहां पर है द्रव्यमान गुणित त्वरण F के बराबर है। ये जो फार्मूला आया है वो क्या बता रहा है, संवेग परिवर्तन की दर, dp क्या है, p संवेग है और d लगाया, इसका मतलब संवेग परिवर्तन हो गया, और समय से डिवाइड किया गया, यानी समय अंतराल से डिवाइड किया गया, तो संवेग परिवर्तन की दर वो किसके बराबर है, बल के बराबर है। तो इस बात को हम लोग इस प्रकार से भी लिखते हैं, अर्थात किसी
वस्तु के संवेग, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के बराबर होता है। बराबर होता है या अनुक्रमानुपाती भी लिख सकते हैं, बराबर या अनुक्रमानुपाती होता है। क्योंकि अब अगर हम इसको कांस्टेंट हटाए, यहाँ पर कांस्टेंट जो के हटा दिया गया था, अगर लगाए रखें तो के जब हटाएंगे तब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लग जाएगा, ठीक है ना। तो हम चाहे बराबर लिखें चाहे अनुक्रमानुपाती लिखें, उसकी बात पर कोई अंतर नहीं आता है। तो ये भी एक नियम है जिसको दूसरा नियम कहते हैं, ठीक है ना। दूसरा नियम का एक दूसरा रूप है, ये आप समझिए। तो चाहे पहला नियम लिखें, पहली जो भाषा थी, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये उसकी भाषा है पहली वाली। और दूसरी जो भाषा हम लोग लिख सकते हैं, अगर वो ना लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के बराबर होता है। किसी वस्तु में अगर संवेग परिवर्तन अगर हो रहा है, ठीक है ना, तो कितनी तेजी से हो रहा है संवेग परिवर्तन, वो डिपेंड करता है उस पर कितना बल उत्पन्न हुआ है, ठीक है ना। अगर कोई संवेग परिवर्तन अगर बहुत कम समय में हो, बस समझ में आ रहा है, संवेग परिवर्तन अगर कोई कम समय में हो, यानी समय अगर कम होगा तो बल ज्यादा उत्पन्न होगा, यानी ज्यादा बल लगेगा उस वस्तु पर। तभी तो ये जो क्रिकेट के खिलाड़ी होते हैं, अगर कैच करते हैं तो कैच करने के बाद उसको अपनी तरफ खींचते हैं हाथ को, तुरंत ऐसे नहीं गेंद को रोक करके ऐसे नहीं रखा जाता है। क्यों? अगर तुरंत रोक करके रखेंगे तो संवेग परिवर्तन होने में समय बिल्कुल लगेगा नहीं। यानी संवेग परिवर्तन का मतलब कोई वस्तु अगर बहुत तेजी से आ रही है तो बहुत तेजी से आ रहा है तो उसका संवेग कुछ होगा, भाई वेग अगर है तो संवेग भी है, ठीक है ना। अगर द्रव्यमान अगर है वस्तु में तो अगर वेग है तो संवेग भी है। संवेग मान लेते हैं 10 है, ठीक है ना, शुरू में जब आ रही थी वस्तु, और फिर अचानक वो संवेग घट करके, पहले मान लो संवेग रुकी नहीं, कितने संवेग से आ रही है, और जब घट करके 0 हो गया, वेग 0 संवेग भी 0, तो परिवर्तन कितना हुआ, यानी dp का मान कितना हो जाएगा, परिवर्तन हो गया हमारा 10 का तो परिवर्तन हुआ, तो ये परिवर्तन 10 हो गया, ठीक है ना। अब 10 परिवर्तन होने में समय मान लेते हैं 1 सेकंड लगा, 1 सेकंड लगा तो F का मान भी 10 न्यूटन हो जाएगा। भाई dp का मान 10 और समय 1, तो यहाँ F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10/1 यानी 10 न्यूटन हो गया। यही अगर समय बढ़ा करके हम समय परिवर्तन होने में, वेग 0 होने में अगर समय 10 सेकंड लग गया तो 10 सेकंड लग जाएगा, तो समय तो 10 हो गया, तो ये कितना बल लगोगे, 1 न्यूटन। तो बल कितना हो गया, पहले 10 लग रहा था, अब हो गया 1 ही न्यूटन घट करके। तो ये इससे फायदा क्या मिलता है कि चोट नहीं लगती हाथ में। भाई समय जितनी 0 करने में जितना समय लगेगा, वो समय अगर जितना ज्यादा होगा तो F का मान भी उतना ही कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है भाई, डेल्टा टी जितना ज्यादा होगा, जो dt जो लिखा है उसका मान जितना ज्यादा होगा, F का मान उतना ही कम होगा। तो F कम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, संवेग परिवर्तन का समय थोड़ा बढ़ाते हैं। तो जितना ज्यादा बढ़ा लेंगे F का मान उतना कम लगेगा, ठीक है ना। तो चोट हमारे हाथ में कम लगती है, बात समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से हम ये दूसरे नियम को इस दूसरी भाषा में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं तीसरा नियम क्या है इसका। और भी एग्जाम्पल है दूसरे नियम के, जैसे कहीं ऊंचाई से अगर कूदे अगर हम, तो अगर पक्की फर्श है, ठीक है ना, सीमेंटेड फर्श है, वहां अगर कूद जाते हैं तो ज्यादा चोट लग जाती है। अगर कहीं रेत पड़ी है वहां कूदे अगर तो चोट कम लगती है। उसका भी रीजन आप यहां समझ सकते हैं कि वेग 0 होने में, यानी संवेग परिवर्तन होने में
अगर पक्की फर्श है तो बहुत कम समय लगेगा, तुरंत रुक जाएंगे हम। और अगर कहीं रेत है तो धंसेंगे, थोड़ा धंसने में थोड़ा समय ज्यादा हो जाएगा। समय ज्यादा हो गया तो बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बल का मान कम होने के कारण चोट नहीं लगती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इस बात को एक्सप्लेन कर, संवेग परिवर्तन होने में जितना ज्यादा समय लगेगा बल का मान उतना कम होगा, समय परिवर्तन जितना कम समय लगेगा बल का मान उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है ना। इस बात को न्यूटन ने अपने दूसरे नियम में बताया है, तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं तीसरे नियम पे। अब तृतीय नियम, तृतीय नियम क्या कहता है? तृतीय नियम कहता ये है, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। ये इसकी भाषा है। इस नियम के अनुसार जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। यानी इस नियम को हम लोग कहते हैं, इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया के मतलब, अगर जैसे मान लो कोई गेंद है दीवार पर फेंकें जोर से, तो जितना बल गेंद दीवार पर लगाएगी, ठीक है, दीवार भी उतना ही बल गेंद पर लगाती है, तभी गेंद वापस लौट करके आती है, ठीक है ना। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों होती है। बल, ये कह सकते हैं कि बल हमेशा पेयर में होता है, अकेला बल कभी नहीं होता। एक वस्तु जितना बल लगा रही है दूसरी वस्तु पर, तो दूसरी वस्तु भी उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। इसका मतलब दोनों बल बराबर और विपरीत हैं, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि दोनों का रिजल्टेंट शून्य है, नहीं, परिणामी शून्य नहीं होगा, बराबर विपरीत तो होंगे, लेकिन चूंकि एक ही वस्तु पर नहीं लगता है। जैसे गेंद जो बल लगाएगी दीवार पर, अब दीवार जो बल लगाएगी वो गेंद पर लगाएगी, ठीक है ना। तो इस कारण से दो अलग अलग वस्तुओं पर बल लगता है, ठीक है ना। तो इस कारण से आप ये कह सकते हैं कि उनका परिणामी शून्य नहीं होगा। ये दिमाग में रखना है कि दो बराबर और विपरीत बल होगा तो उनका परिणामी शून्य हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक ही वस्तु पर न लग करके ये दो अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं, ठीक है ना। तो जो बल लगाते हैं हम, जो पहली वस्तु लगाएगी उसको कहेंगे क्रिया, और उतना ही बल दूसरी वस्तु लगाएगी उसको कहेंगे प्रतिक्रिया बल, और दोनों कैसे होंगे, बराबर और विपरीत। तो इस चीज को कह सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु ए है, ए वस्तु है जो बी वस्तु पर बल लगा रही है, एफ ए बी, ए वस्तु बी पर बल लगा रही है एफ ए बी। अब दूसरी वस्तु जब इससे टकराएगी तो इस तरफ बल लगेगा, लेकिन कितना बल लगेगा, यानी बी वस्तु ए पर लगा रही है, लेकिन कैसे लगा रहे हैं, दिशा दोनों कैसे होंगी, अपोजिट। तो एफ ए बी ये बराबर तो होगा इसके एफ बी ए के, लेकिन डायरेक्शन उसकी होगी उल्टा। तो
इस तरीके से ये इसका तीसरा नियम है न्यूटन के गति विषय का, जिसको हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग चलते हैं, ठीक है ना, तो चलना तभी पॉसिबल हो पाता है जब हम पैरों से पृथ्वी को पीछे ढकेलते हैं। तो जितना बल हम पृथ्वी पर लगाते हैं पीछे की तरफ चलने के लिए, तो पृथ्वी भी हमको आगे तरफ ढकेलती है, तभी हम आगे बढ़ते हैं। तो जो बल लगाते हैं पृथ्वी पर क्रिया, और पृथ्वी उतना ही बल हम हमारे शरीर पैरों पर लगाते हैं आगे तरफ, वो हो गई प्रतिक्रिया। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों साथ साथ होती हैं, इसलिए इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि न्यूटन के गति विषय के जो 3 नियम हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, ठीक है ना, और बहुत सरल भी है। तो उसके प्रकार से आप इसका स्टेटमेंट याद रखेंगे, ठीक है ना। और जो दूसरा जो नियम है वो पहला और तीसरे नियम की व्याख्या भी करता है। तो कैसे की जाएगी व्याख्या, एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा प्रश्न, ये हम लोग आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो आज क्लास हमारी पर समाप्त होती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।